हेलो फ्रेंड्स, ये जो बेसिक चैप्टर था वेक्टर का, इसका थ्योरी ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है। लास्ट लेक्चर तक जो भी थ्योरी था उसको मैंने डिस्कस कर दिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं होगा बेसिक चैप्टर से रिलेटेड जो कि आप एग्जाम में डील नहीं कर सकते, ठीक है। आप इजी वे में कर सकते हैं। चलो देखो, कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। सॉल्यूशन लिखिए। एक काम कीजिए, एक वेक्टर को ए वेक्टर मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आई वेक्टर जे कैप प्लस के कैप, और दूसरे वेक्टर को आप बी वेक्टर मान लीजिए, तो ये हो जाएगा ट्वाइस आई कैप प्लस थराइस जे कैप प्लस 4k कैप। उसके बाद क्या कहता है कि इन दोनों का सम, तो सम कर लीजिए, तो ए हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का सम, ठीक है। और इसके सम को हम लोग सी वेक्टर से इंडिकेट कर देते हैं, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। और सम कैसे करते हैं? आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तो दिस इज थ्राइस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो ये आपका वेक्टर निकल गया। तो कहता है कि इन दोनों के सम का, सम करेंगे जो वेक्टर बनेगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो उसका यूनिट वेक्टर पता करना है, तो देयरफॉर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू, सी का कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर डिवाइडेड बाई सी वेक्टर का मॉडुलस। तो सी वेक्टर आपको पता है थ्राइस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये पता है। और डिवाइडेड बाई सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाता है? ये 25 प्लस 25 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/√50, ये हो जाएगा आई कैप प्लस, ये हो जाएगा 4/√50, ये हो जाएगा जे कैप प्लस 5/√50, और ये हो जाएगा आपका के कैप। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, यानी तो इतना भी छोड़ सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, दो फैक्टर दिया हुआ है, दोनों का सम के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखना, तो दोनों का सम कर दीजिए, तो उसका यूनिट वेक्टर निकालिए जो आपको भली भांति आता है। तो आप इस तरह से किसी भी दो वेक्टर्स के सम का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जिसमें दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया हुआ है और दोनों का डिफरेंस यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन व्हेन, जब r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है एंड पॉइंट्स नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब होता है इसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट के साथ कोई एंगल नहीं बनाया, इसका मतलब जस्ट बीचों बीच पास कर, नॉर्थ ईस्ट का बीच से पास कर रहा है। और उसके बाद दूसरा जो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और उसका डायरेक्शन जो है नॉर्थ वेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे जिसमें हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड वेस्ट दिखाएंगे, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ दिखाएंगे। चलिए, हमको पता है कि ये आपका फिगर है, हमेशा नॉर्थ जो है हम लोग ऊपर की तरफ रखते हैं, तो अगर ये नॉर्थ है तो इधर कितना हो गया, ये साउथ हो गया, और ईस्ट जो है हम लोग इधर दिखाते हैं, तो इधर ईस्ट है तो इधर क्या होगा आपका वेस्ट हो जाएगा। चलिए, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और डायरेक्शन आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब जस्ट बीचों बीच, तो एक वेक्टर ये हो गया जस्ट बीचों बीच पास कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक मान लो मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, और यही आपका क्या है, r1 वेक्टर, ठीक है। और r2 वेक्टर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया कि r2 वेक्टर जो है उसका भी मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, बट उसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है, तो जस्ट नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये हो जाएगा उसका भी 5 यूनिट है और नॉर्थ वेस्ट है, तो ये हो जाएगा आपका, ये मान लो O है, ये मान लो A है, ये मान लो आपका B है, ठीक है। तो दिस ये जो हो जाएगा ये आपका r2 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए r1 माइनस r2, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो जरा सा गौर कीजिए, आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आपका 45 डिग्री बना, तो ये भी 45 है, इसका मतलब ये जो टोटल हो जाएगा ये आपका एक 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब आपको क्या करना है, r1 माइनस r2 करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे एक दोनों का हेड मिला हुआ है,
तो आप चाहें तो एक का हेड एक का टेल मिला सकते हैं, ठीक है। तो आप इजी वे में ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, ये R1 है तो उसी के पैरेलल में R1 से R2, एक मिनट। ठीक है, तो देखो हमको लेना है R1 माइनस R2। गौर कीजिए, R1 क्या है, तो R1 हो गया OA वेक्टर माइनस R2 क्या है, तो R2 हो गया OB वेक्टर। क्लियर। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे OA वेक्टर, ठीक है, और प्लस BO वेक्टर लिख सकते हैं। अगर हम OB को इंटरचेंज कर देंगे तो हमको BO वेक्टर मिल जाएगा और जो माइनस हो प्लस हो जाएगा। तो BO वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो गया, तो ये आपका BO वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। तो ये BO वेक्टर है और ये आपका क्या है, OA वेक्टर है। आप देखोगे एक का हेड दूसरे के टेल से मिला हुआ है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो आपका ये हो जाएगा। और क्योंकि ये और ये दोनों का यूनिट 5 यूनिट है, तो ऑब्वियसली ये दोनों, ये जो लाइन होगा ये जस्ट आपका किधर होगा, ईस्टवार्ड हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट होगा आपका BO प्लस OA इज इक्वल टू BA हो जाएगा। BA ये कहां से आया, तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ट्रायंगल रूल वेक्टर एडिशन कर रहा है। और ये BA जो है यही आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, R1 माइनस R2 को, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन हमको पता हो गया, तो देयरफॉर सबसे पहले डायरेक्शन लिखेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ BA वेक्टर कहने का मतलब R1 माइनस R2 वेक्टर इज अलोंग, किधर जी, अलोंग ईस्टवर्ड, जस्ट ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन है, ठीक है। चलिए एंड अब हम R2 माइनस R1 का क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फॉर्चुनेटली दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ R1, ये हो जाएगा R1 का मैग्नीट्यूड, R2 का मैग्नीट्यूड, और यहाँ हो गया cos 90 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो दिस इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना 5, तो 5 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर, और cos 90 कितना होता है 0, तो दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 25, कहने का मतलब 5√2 यूनिट हो जाएगा। क्लियर। तो R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 5√2 है, जबकि इसका जो डायरेक्शन होगा वो आपका ईस्टवर्ड होगा, जो कि आपको ये फिगर दिखा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम फिगर में ट्रेस करके दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कराइट द वेक्टर्स एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कॉमा आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप कॉमा आई कैप प्लस जे कैप प्लस जेड के कैप, ये 3 वेक्टर है। अब कोप्लानर वेक्टर्स, ये ऑलरेडी 3 कोप्लानर वेक्टर्स हैं, ठीक है। और जहां एक्स वाई जेड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये सब 1 के बराबर नहीं है, तो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब याद कीजिए 3 वेक्टर कोप्लानर है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि 3 वेक्टर कोप्लानर होने का मतलब किसी एक वेक्टर को आप बाकी के 2 वेक्टर, मतलब बाकी जो 2 वेक्टर है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोप्लानिटी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशंस, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, तीनों का नाम लिख देते हैं।
लेट इसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। उसी तरह दूसरा वेक्टर बी है, ये आपका आई कैप है, आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। उसी तरह तीसरा वेक्टर सी है, ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर। ठीक है, देन अगर ये कोप्लेनर है देन तब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक वेक्टर को दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ मेंशन कर दो where lambda and mu are scalars। क्लियर, चलिए अब बोलो, तो therefore a वेक्टर कितना है, तो a आपका है x i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और ये लैम्डा ये हो जाएगा i कैप प्लस y j कैप प्लस k कैप, प्लस यहाँ हो जाएगा म्यू, यहाँ हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस जेड के कैप। चलिए एक साथ कर सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे सबको उठा के लिखा है, तो हो जाएगा x माइनस लेमडा माइनस म्यू एक साथ, और ये हो जाएगा आई कैप प्लस ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 माइनस लेमडा वाई माइनस म्यू, और ये हो जाएगा जे कैप प्लस, और ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा माइनस जेड म्यू, और ये हो जाएगा के कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब बताइए यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप दीज आर 3 नन कोप्लानर वेक्टर्स, और हमको पता है कि जब 3 वेक्टर नन कोप्लानर होता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट का एलसी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तब होगा जब उसका सारा स्केलर 0 हो जाए। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, सिंस ये हम मेंशन करेंगे कि आई कैप जे कैप और के कैप जो है आर नन कोप्लेनर है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट लगाइए। क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट, कि तीनों स्केलर 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस लेमडा माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ हो जाएगा 1 माइनस लेमडा वाई माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस लेमडा माइनस जेड म्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। चलिए हमको क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से इन तीनों से वर्कआउट कर सकते हैं। लिखो नाउ, अब यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्या होगा, तो ये एक्स इधर गया 1 जोड़ दिया, तो हो जाएगा 1 माइनस लेमडा माइनस म्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस लेमडा माइनस म्यू। इसको समेट के रख दो। उसी तरह से 1 माइनस वाई का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1 माइनस वाई का वैल्यू, तो इसमें लेमडा आप देयरफॉर 1 माइनस वाई का वैल्यू अगर हम निकालेंगे आल्सो, ये 1 माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वाई उधर चल गया ना, एक काम कर सकते हैं, ये पहला से आया ना, इधर दिख रहा है आपको, अगर नहीं दिख रहा तो मैं कैमरा को उधर फेस कर देता हूँ कि वर्कआउट करना है। हाँ ये देख सकते हो, चलो उसी तरह से इसको देखो आल्सो। दूसरा नंबर कितना है, तो 1 माइनस लेमडा वाई, ठीक है, माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं
ये हो जाएगा आपका 1 माइनस म्यू रहने दीजिए और इधर लेमडा वाई कर दीजिए। एक काम करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस वाई लिख देते हैं। तो अपने मन से हम 1 माइनस वाई लिखेंगे तो लेमडा से मल्टीप्लाई कर, माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना 1 माइनस वाई हो जाएगा, तो ये माइनस लेमडा हो गया, तो इधर हो जाएगा तो आपका प्लस लेमडा, तो दिस इज इक्वल टू प्लस लेमडा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस लेमडा आ गया। ये प्लस लेमडा उठा के लेके आ जाए तो हो जाएगा 1 माइनस म्यू माइनस लेमडा इज इक्वल टू माइनस लेमडा 1 माइनस वाई। तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस वाई, तो हो जाएगा 1/1 माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका माइनस लेमडा बाई 1 माइनस म्यू माइनस लेमडा। सिमिलरली आप 1/1 माइनस जेड का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस म्यू बाई 1 माइनस लेमडा माइनस म्यू हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे इसको, ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर और ये हो गया आपका 3 नंबर। आप तीनों को ऑपरेट कर लेंगे। ऑपरेट 1 + 2 + 3, जैसे ही तीनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1/1 माइनस वाई 1/1 माइनस जेड। ये तीनों को जोड़िएगा तो कट छट के 1 आ जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ वर्कआउट करना है और कॉन्सेप्ट के नाम पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो है कोप्लानरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। और वो हमको पता है ये 3 वेक्टर कोप्लानर होते हैं, तो हम लोग किसी एक वेक्टर को 2 वेक्टर के एलसी के टर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है। बाकी आपका मैथमेटिकल अप्रोच है, तो जितना अच्छा मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगा उतना फास्टली आप इसको सॉल्व करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। आंसर आपको पता है क्योंकि प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आंसर आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आईआईटी में पूछा जा चुका है। कह रहा है वेक्टर A हैज कंपोनेंट A1 A2 A3 इन ए राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। एक राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम है, उसमें एक वेक्टर जो कि 3 डायमेंशन में है लिया गया है, जिसका कंपोनेंट तीनों एक्सिस में दिया हुआ है, A1 A2 A3 दिया हुआ है, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम, उसका नाम भी मेंशन किया हुआ है OX YZ। उसके बाद इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट किया जा रहा है, किसके अबाउट में, तो जेड एक्सिस के अबाउट में। कितना एंगल पे, तो π/2 एंगल से रोटेट कर देते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल मेंशन किया हुआ है, बट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, तो जनरली आपका एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो कह रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द न्यू सिस्टम। तो कहता है जो नया सिस्टम बनेगा रोटेट कराने पर, उसके बाद उस वेक्टर का कंपोनेंट, ऑब्वियसली कंपोनेंट चेंज करेगा। तो कहता है कि उस वेक्टर A का कंपोनेंट बताइए जब सिस्टम आपका नया बना है। तो उसको बनाने का तरीका देखो, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना है। जरा सा देख लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। दीज आर ये जो फ्रेम दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, दैट इज OXYZ। O से ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और हमको पता है कि यहाँ पर हर एक्सिस एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, मतलब हर कोई एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है। और इस केस में मान लो ये कोई एक वेक्टर है A, जिसका कंपोनेंट दिया हुआ है, कितना कितना, तो x के अलोंग कंपोनेंट A है, y के अलोंग कंपोनेंट A2 है, ये A1 है, और z के अलोंग कंपोनेंट जो है A3 है। अब कहता है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को रोटेट करा दे। कैसे रोटेट कराना है जी, तो कहता है इस सिस्टम को रोटेट कराइए 90 डिग्री की, 90 डिग्री से। 90 डिग्री मेंशन नहीं किया है क्योंकि रोटेशन 2 तरह से होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस क्वेश्चन में आई होप कि कहीं मेंशन नहीं किया है, एक बार मैं देख लेता हूँ। रोटेटेड अबाउट जेड एक्सिस थ्रू एन एंगल π/2, बस इतना लिखा हुआ है कि ये 90 डिग्री से आपको रोटेट कराना है। किसके अबाउट में, तो जेड एक्सिस के अबाउट में। जिसके अबाउट में रोटेट होता है वो आपका फिक्स होता है। याद कीजिए, एक वो आप देखे होंगे कि अगर आपको बोलेगा कि किसी खंबा के अबाउट में आपको घूमना है, तो आप खंबा पे क्या करते हो, हाथ दे देते हो, उसके बाद उसमें आप घूमते हो, तो खंबा आपका फिक्स रहता है।
कहने का मतलब अगर आपको जेड एक्सिस के अबाउट में रोटेट कराना है तो जेड एक्सिस को आपको फिक्स करना है, उसको आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इस जेड एक्सिस को फिक्स रखना है, इसका मतलब जेड एक्सिस फिक्स रह गया। इसके बाद आप जो है इस पूरे सिस्टम को π/2 एंगल से रोटेट करा रहे हैं। तो π/2 एंगल से रोटेट करा दिए तो ये जो x है ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा y के पास, जो बन जाएगा x डैश, ठीक है। और ये जो आपका y है ये आपका जस्ट x के नेगेटिव की तरफ चल जाएगा, जस्ट x के नेगेटिव की तरफ चल जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका x का नेगेटिव था, जो कि आपका क्या बन जाएगा, y डैश बन जाएगा, ठीक है। ये आपका y डैश बन जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये जो z है ये z आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसी के अबाउट में आपको रोटेट कराना है। क्लियर। तो क्या देखते हैं कि कहता है, और वेक्टर जो है, वेक्टर a तो आपका यही है, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द न्यू सिस्टम, विद रिस्पेक्ट टू द न्यू सिस्टम, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब जरा सा गौर कीजिए, वेक्टर वही है लेकिन जो x डैश है वो आपका y हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो कंपोनेंट होगा, यहां लिख सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर a विथ रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम। ये जो नया वाला सिस्टम है ना, इसके रिस्पेक्ट में कंपोनेंट क्या होगा, तो जो x कंपोनेंट होगा वो देखो कहां चल गया, वो चल गया आपका y के अलॉन्ग। इसका मतलब x कंपोनेंट हो जाएगा a2, x कंपोनेंट हो जाएगा a2, कॉमा। अब हमको y कंपोनेंट देखना है, तो ये जो y है ये चल गया x के नेगेटिव की तरफ, तो x कंपोनेंट कितना था a, तो y कितना हो जाएगा -a1 हो जाएगा। और क्योंकि आप z एक्सिस के अबाउट में रोटेट करा रहे हैं इसलिए z में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका मतलब z कंपोनेंट, मतलब z एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो आपका एज इट इज रहेगा, वो आपका a3 रहेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ है, आप देख सकते हो कि कितना सिंपल सा सवाल है। बस सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट, मतलब आपको ये फिगर पे कमांड होना चाहिए और आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत इजी वे में हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन है डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी से रिलेटेड। कहता है सो दैट द वेक्टर्स i + j, j + k, k + i आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और हमको पता है कि तीन वेक्टर को अगर इंडिपेंडेंट दिखाना है तो LC को 0 कीजिए, और 0 एक ही शर्त पे होगा जब तीनों का स्केलर्स एक साथ 0 हो, ठीक है। तो उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देखो कैसे बनाते हैं। लेट अस कंसीडर 3 स्केलर्स such that 3 scalars x y z such that इस तरह से कंसीडर करते हैं कि x i + j, y j + k and z k + i, ये तीन वेक्टर अगर हम तीनों वेक्टर का LC लिखते हैं और LC अगर आपका 0 वेक्टर के बराबर हो जाए, ठीक है, तब हम देखते हैं कि इसमें x y z का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर वो साइमल्टेनियसली 0 हो जाएगा तो यहाँ शो हो जाएगा कि ये तीनों वेक्टर जो है आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो दैट इज i को एक साथ, j को एक साथ, k को एक साथ लिखो। तो यहाँ लिख सकते हैं x + z, और ये हो जाएगा i कैप प्लस, ये हो जाएगा आपका x + y, और ये हो जाएगा j कैप प्लस, और यहाँ हो जाएगा आपका k कहाँ है, यहाँ पे हो जाएगा y + z, और ये हो जाएगा k कैप = 0। अब बताइए, हमको पता है सिंस हम यहाँ लिखेंगे कि i कैप, j कैप एंड k कैप, इन तीनों के बारे में तो पता है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मींस दे आर नॉन कोप्लानर, दे आर नॉन कोप्लानर, ठीक है। consequently they are independent। और जब तीन वेक्टर इंडिपेंडेंट होता है तो उस केस में उसका LC 0 होगा, तभी वो 0 होगा जब ये इंप्लाई करेगा कि x + z भी 0 हो रहा है, x + y भी 0 हो रहा है, और y + z भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है।
ये तीनों जब इंडिविजुअली जीरो हो जाएगा तभी जाकर के आपका आई जे के टर्म में जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि आई कैप जे कैप के कैप जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है बिकॉज दे आर मल्टीप्लाइड। और जब तीनों को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से x भी जीरो आएगा, y भी जीरो आएगा और z भी जीरो आएगा। इसका मतलब ये शो किया कि गिवन थ्री वेक्टर्स आर क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो दिस इंप्लाई ये शो कर रहा है कि i प्लस जे, जे प्लस के एंड के प्लस आई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो हाउ इंटरेस्टिंग दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस इज। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में डील किया जाता है और कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है। आपको एक बार बता दिए तो आपको हमेशा हमेशा इसको याद रखना है। ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट सम रिलेटेड सम नेक्स्ट प्रॉब्लम।